नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 में आपका स्वागत है। जो पिछला जो वीडियो आपने देखा उसमें अपने जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक जो भूगोल है आपकी कक्षा 10 की, उसमें अध्याय 6 की आपने शुरुआत की और जो अध्याय का नाम था विनिर्माण। देखिए कक्षा 10 अध्याय 6 और पाठ का नाम आपका विनिर्माण। इस पाठ के अंदर आपने देखे कि जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र जिसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और जो तीसरा जो क्षेत्र है उसको सेवाओं का क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हम इस अध्याय में विनिर्माण के बारे में बात कर रहे थे। जो कच्चे माल को परिष्कृत कर मूल्यवान रूप में परिवर्तित करना विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। फिर आपने पढ़ा कि वस्तु निर्माण का महत्व है, विनिर्माण का महत्व क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और आज हम इस वीडियो की जो शुरुआत है वो करेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है। तो देखिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। आज हम इस टॉपिक के साथ में ही इस पाठ की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है। जिस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आपने कृषि के योगदान के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार विनिर्माण जो वस्तु निर्माण है या उद्योग है उनका हमारी जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या योगदान है। तो देखिए, तो सबसे पहले नंबर 1 हम चर्चा करते हैं कि पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पादन में पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण उद्योगों का योगदान, विनिर्माण उद्योगों का योगदान अगर हम पिछले 2 वर्षों की बात करते हैं, 2 दशकों की बात करते हैं, तो एक दशक में होते हैं 10 वर्ष। तो पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण या उद्योगों का जो योगदान है, 27% में से 17% रहा है। 27% में से कितने प्रतिशत रहा है? 17%। क्योंकि 10% भाग जो बच गया ना 27 में से 17, तो किसका रह गया? उद्योगों का। और बाकी का जो 10% बचा है, 10% भाग खनिज, खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। 10% भाग खनिज, खनन, खनिज है, खनन है,
गैस है, गैस विद्युत ऊर्जा का योगदान है। विद्युत ऊर्जा का योगदान है। तो देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योगों का योगदान कितना है। तो पिछले 2 दशकों की बात करें तो पिछले 2 दशक यानी 20 वर्षों का समय हो गया में सकल घरेलू उत्पादन, तो राष्ट्रीय जो जीडीपी है अपनी ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसमें 27% योगदान था। उसमें से कितना रह गया है? 17% रह गया है। बाकी का जो 10% भाग है वो खनिज, खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का क्या है? योगदान है। अब देखिए, भारत की अपेक्षा हम बात करते हैं, भारत की अपेक्षा पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान, पूर्वी एशियाई देशों में यह योगदान पूर्वी एशियाई देशों में यह योगदान 25 से 35% है। 25% से 35% रहा है। देखिए, हम बात करते हैं कि जो पूर्वी एशियाई देश हैं, तो पूर्वी एशियाई देशों में जापान है, बर्मा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। इसके बाद में देखिए तो भारत की अपेक्षा पूर्वी एशियाई देशों में योगदान 25 से कितना है? 35% है विनिर्माण उद्योगों का योगदान सकल घरेलू उत्पादन में। और देखिए, तीसरे नंबर पर हम चर्चा करते हैं तो भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में विनिर्माण के क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। 7% प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई है और अगले दशक में 12% अपेक्षित है। अगले वर्ष या अगले दशक में यह 12% अपेक्षित है। 12% क्या है? अपेक्षित है। इसके बाद और देखिए, भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई है और अगले दशक में कितनी अपेक्षा की गई है कि ये 12% हो जाएगी। वर्ष 2003 से विनिर्माण का क्षेत्र का विकास, देखिए 4 नंबर पर 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास
वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। और सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का यह अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो आप एक बार इसको उतार लो और आगे अपन लिखाएंगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है। तो पिछले 2 दशकों की बात करते हैं कि पिछले 20 वर्षों में जो देश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पादन, उसमें विनिर्माण उद्योगों का जो योगदान है वो 27% में से कितने प्रतिशत है? 17% है। बच गया जो 10% है, जो शेष है, वो किस किस का है? खनिज का, खनन का, गैस का और विद्युत ऊर्जा का क्या है? योगदान है। तो हम 17% ले सकते हैं विनिर्माण का योगदान। भारत की अपेक्षा, भारत की तुलना अगर पूर्वी एशियाई देशों से हम करते हैं तो पूर्वी एशियाई देशों का जो औद्योगिक विकास है वहाँ की जीडीपी में लगभग 25% से लेकर के 35% योगदान रहा है। भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है और अगले 10 वर्षों के अंतर्गत यह अनुमान लगाया जाता है कि यह बढ़ोतरी 12% की क्या हो जाएगी? लगभग हो जाएगी। 2003 से बात करते हैं क्योंकि अपन 20 साल के अंतर की बात कर रहे हैं कि वर्ष 2003 से विनिर्माण के क्षेत्र का जो विकास है वो 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। तो एक बार आप इसको उतार लो, आगे और लिखवाएंगे। तो फटाफट उतारो इसको एक बार। उतार लिया होगा आपने। तो देखिए, तो 4 पॉइंट हो गए इसके। और जो 5वां पॉइंट है इसका वो ये है कि सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयास से सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्री यह अनुमान लगाते हैं, अर्थशास्त्री यह अनुमान लगाते हैं अर्थशास्त्री यह अनुमान लगाते हैं कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। कि विनिर्माण उद्योग
उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। और देखिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इस उद्देश्य से, इस उद्देश्य से या इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन काउंसलिंग काउंसलिंग। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हुई, कॉम्पिटिटिव इनोवेशंस, और जिसका पूरा नाम हो गया राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई। तो ये है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान। तो आप बता भी सकते हो कि देखिए, जो 5वें नंबर का जो पॉइंट है अपना, कि सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्री यह अनुमान लगाते हैं कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में, आने वाले 10 वर्षों में अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की क्या की गई, स्थापना की गई। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग और जो कॉम्पिटिटिव है, काउंसलिंग है, इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो आप एक बार इसको कर सकते हो। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। इसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे कि औद्योगिक जो अब स्थिति है, कि भाई उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं या उद्योगों की स्थापना किन क्षेत्रों में होती है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए।
इसके बाद में जो अपना टॉपिक चलेगा कि भी औद्योगिक अवस्थिति कहाँ है या उद्योग धंधों की स्थापना कहाँ पर होती है, किन क्षेत्रों में होती है। तो सबसे पहले देखिए हम इन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखिए औद्योगिक अवस्थिति औद्योगिक अवस्थिति 3 छोटी कर रहे हैं। अब इसका मतलब होता है कि उद्योग धंधों की स्थापना कहाँ की जाती है। आप जानते हो कि उद्योग धंधे मन में आए जहाँ तो हम स्थापित कर नहीं सकते। उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, कोई भी विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए, किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए कुछ कारकों की क्या पड़ती है, हमारे को आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, तो उद्योगों के लिए जो मूलभूत जो तत्व हैं, कारक हैं, तो देखिए उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ कारक हैं। उन कारकों में सबसे पहले अपन बात करते हैं तो किसी भी जैसे उद्योग है, कोई भी उद्योग, ये जो उद्योग है कोई भी उद्योग है, और किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए हमको कुछ कारक चाहिए। जैसे देखिए किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए हमारे को भूमि चाहिए, दूसरे नंबर पर है श्रमिक चाहिए, पूंजी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, कच्चा माल, तो उद्योगों की स्थापना करने के लिए हमारे को कुछ कारकों की स्थापना चाहिए। इसके बाद देखिए शक्ति के साधन, इसके बाद में हम कह सकते हैं बाजार, माल को बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार, परिवहन के साधन, बाजार और क्या चाहिए, परिवहन। तो देखिए, तो किसी भी उद्योग को ये कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए या उद्योगों की अवस्थिति ऐसे क्षेत्रों में होगी जहाँ पर ये सब चीज़ें क्या होंगी, उपलब्ध होंगी। तो किसी भी उद्योग की स्थापना उन क्षेत्रों में होगी जहाँ उद्योग के लिए इन ये कारक क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। तो देखिए सबसे पहले किसी भी उद्योग की स्थापना करने के लिए भूमि चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, हवा में थोड़ी बनेगा उद्योग। कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कारखाना है, इसकी स्थापना करने के लिए भूमि की क्या पड़ती है, आवश्यकता। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो किसी भी उद्योग की स्थापना करने के लिए हमारे को पूंजी निवेश की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, पूंजी चाहिए। उद्योगों में काम करने वाले सस्ते क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए। किस उद्योग की आप स्थापना कर रहे हो उसके लिए कच्चा माल चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कोई भी उद्योगों के लिए कच्चा माल जरूरी है। जैसे चीनी उद्योग की स्थापना करने के लिए कच्चा माल क्या हो गया, गन्ना हो गया। पढ़े थे नहीं पढ़े थे। कपड़ा उद्योग की स्थापना के लिए कपास की आवश्यकता होगी। लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहा ऐसे की आवश्यकता होगी। तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए हमारे को क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। इसके बाद में
शक्ति के साधन चाहिए। अब शक्ति चाहिए वो जल विद्युत हो, चाहे तापीय विद्युत हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, गैस हो, इन शक्ति के साधनों की हमारे क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में परिवहन के साधन, तो देखिए माल लाने और ले जाने के लिए, कच्चा माल लाने या जो उत्पादित माल है उसको लाने और ले जाने के लिए परिवहन के साधनों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। परिवहन क्या है इसके बारे में पढ़ें, आपका एक पाठ है उसमें अपन पढ़ेंगे परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन के साधन कौन से हैं, परिवहन के प्रकार कौन से हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन। तो इसके बाद में अंत में माल की खपत के लिए बाजार की भी क्या होती है, आवश्यक होती है। आप सभी जानते हो कि किसी भी माल को बेचने के लिए बाजार का होना क्या है, जरूरी है, क्योंकि माल की जो खपत है, जो डिमांड है, वो बाजार ही पूरी करता है, लोगों की जो डिमांड है उसको। तो इस प्रकार किसी भी उद्योगों की स्थापना करने के लिए, किसी भी कारखाने की स्थापना के लिए या औद्योगिक अवस्थिति के लिए इन कारकों का होना क्या है, आवश्यक है। तो आप एक बार इन कारकों को उतार लो, फिर इसका मैं वर्णन करा दूंगा आपको कि औद्योगिक अवस्थिति या उद्योग धंधों की स्थापना कहाँ की जाती है। एक बार फटाफट आप इसको उतार लीजिए, इस डायग्राम को। उतार लिया आपने। अब देखिए अब जो हमारा चलता है औद्योगिक अवस्थिति, उद्योग धंधों की स्थापना कहाँ होती है। तो सबसे पहले देखिए उद्योगों की जो स्थापना है, जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, सही बात है, कठिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन उद्योगों की स्थापना एक जटिल क्या है, प्रक्रिया है। और देखिए उद्योगों की स्थापना कच्चा माल, उद्योगों की स्थापना कच्चा माल, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, शक्ति के साधन, बाजार, आदि की उपलब्धता पर, आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। आदि की उपलब्धता से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो आप एक बार बता दो कि उद्योगों की स्थापना एक जटिल क्या है, प्रक्रिया है, और उद्योगों की स्थापना कच्चा माल, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता से क्या होती है, प्रभावित होती है। जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहीं पर ही उद्योग धंधों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं कि एक ही स्थान पर ये सभी कार्यों का पाया जाना लगभग क्या है, असंभव है। तो देखिए आगे हम चर्चा करते हैं
कि एक ही स्थान पर इन सब कारकों का इन सभी कारकों का पाया जाना एक ही स्थान पर इन सभी कारकों का पाया जाना क्या है? असंभव है। एक ही स्थान पर इन कारकों का पाया जाना क्या है? असंभव है। इस कारण ही उद्योगों की स्थापना एक जटिल क्या है? प्रक्रिया है। देखिए आगे हम कह सकते हैं कि उद्योग धंधों की स्थापना उद्योग या उद्योगों की स्थापना उसी जगह की जाती है या उसी स्थान पर की जाती है जहां ये कारक उपलब्ध हो सके। उद्योगों की स्थापना उसी स्थान पर की जाती है जहां ये कारक क्या हो सके? उपलब्ध हो सके या कम कीमत पर इनको उपलब्ध करवाया जा सके या कम कीमत पर इन्हें उपलब्ध करवाया जा सके या कम कीमत पर इन्हें उपलब्ध करवाया जा सके। देखिए तो एक बार आप यहाँ उतारो इसको कि देखिए कि उद्योगों की स्थापना एक जटिल क्या है? प्रक्रिया है। उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चा माल, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार, परिवहन आदि की उपलब्धता से क्या होते हैं? ये प्रभावित होते हैं। एक स्थान पर इन सभी कारकों का पाया जाना लगभग क्या है? असंभव है। इस कारण उद्योगों की स्थापना एक जटिल क्या है? प्रक्रिया है। देखिए उद्योगों की स्थापना उसी स्थान पर की जाती है जहां ये कारक उपलब्ध हो सके। एक जगह नहीं हो तो आसपास के क्षेत्रों से मंगवाए जा सके जहां कम कीमत पर इन्हें उपलब्ध करवाया जा सके। इसके बाद देखिए बेटे आप एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद और पढ़ेंगे अपन कि जो नगरीकरण है और औद्योगिकरण है ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। कई बार आप जानते हो कि नगरों के किनारे, शहरों के किनारे उद्योग धंधों की क्या होती है? स्थापना होती है। इससे उद्योग धंधों का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ता जाता है और नगरों का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। इस कारण औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। तो आप उतारो एक बार इसको पढ़ो। इसके बाद देखिए जो नंबर 4 है इसमें वो हम कह सकते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि औद्योगिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है शुरू होने के साथ नगरीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है या नगरीकरण भी प्रारंभ होता है।
नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। ये दोनों प्रक्रिया एक साथ ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। देखिए, नगर हैं जो उद्योगों को, तो यहाँ जो 5वें नंबर पर है, नगर उद्योगों को बाजार, नगर उद्योगों को बाजार, इसके बाद में है बैंकिंग, बीमा, नगर उद्योगों को बाजार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, नगर उद्योगों को बाजार है, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, श्रमिक है, वित्तीय सहायता, इसका मतलब होता है वित्तीय सहायता, सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। अब ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि नगर उद्योगों को कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो नगर हैं जो उद्योगों को बाजार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सहायता, ये सभी सेवाएं क्या करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद आता है कि कई बार हम देखते हैं कि नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगर केंद्रों के द्वारा नगर केंद्रों के द्वारा नगर केंद्रों के द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित दी गई सुविधाओं से लाभान्वित ये नगर केंद्रों के द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई उद्योग नगरों के आसपास ही कई उद्योग नगरों के आसपास विकसित हो जाते हैं या लग जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, नगरों के आसपास क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है, जिसे समूहन बचत, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। जिसे समूहन बचत कहा जाता है। और ऐसे स्थान धीरे धीरे औद्योगिक समूह में स्थापित हो जाते हैं। ऐसे स्थान
धीरे धीरे औद्योगिक समूहन में बदल जाते हैं। औद्योगिक समूहन में बदल जाते हैं। तो ये चीजें हैं, देखिए तो औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने के साथ में आप देखिए ये चीजें पढ़ रहे हो आप कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है ये शुरू होने के साथ में, जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है, तो इसके साथ साथ में नगरीकरण की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और ये दोनों प्रक्रियाएं यानी नगरीकरण और औद्योगिकरण ये दोनों प्रक्रिया हमेशा एक साथ चलती है। जैसे आप छोटा सा उदाहरण देखिए कि नीमराना एक गांव था। नीमराना क्या था, एक गांव था, और नीमराना में जैसे जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया क्या हुई, प्रारंभ हुई, तो वहां पर लोग रोजगार के लिए, काम करने के लिए या रहने के लिए जो विकास की सुविधाएं हैं जाकर के बसने लगे। तो धीरे धीरे नीमराना का जो आकार है, क्षेत्रफल, वो क्या होता गया, बढ़ता गया। उद्योग धंधे बढ़ते गए, वैसे वैसे लोगों का आवागमन भी वहां पर क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो आज नीमराना एक गांव से एक नगर के रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ नगरीकरण की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगरीकरण और औद्योगिकरण ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। देखिए क्यों उद्योग धंधे नगरों के पास ही क्यों स्थापित होते हैं, या जहां उद्योग धंधे स्थापित होते हैं वहां नगरीकरण की प्रक्रिया क्यों चलती है, जहां नगरीकरण होता है वहां उद्योग धंधे क्यों स्थापित हो सकते थे, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। इसके पीछे एक कारण है कि जो नगर उद्योग है, जो नगर है वो उद्योगों को बाजार, देखिए बाजार का होता है, नगरों में तो होता है, बाजार है, बैंकिंग सुविधाएं हैं, बीमा सुविधाएं हैं, परिवहन के जो साधन हैं, इसके अलावा काम करने वाले जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वित्तीय सहायता है, ऋण वगैरह है, आर्थिक धन की सहायता है, ये सेवाएं उपलब्ध कराते हैं कौन, नगर। तो नगर उद्योगों को कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, बाजार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक और वित्तीय सहायता जैसी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं नगर, इसको उद्योग। इसके बाद देखिए कई बार क्या होता है कि नगर केंद्रों के द्वारा दी गई ये सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं, बाजार है, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, श्रमिक है, वित्तीय सहायता है। जब ये सुविधाएं नगर केंद्रों के द्वारा दी जाती हैं तो इससे लाभान्वित कई उद्योग नगरों के आसपास में ही क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, और जिसे हम समूहन बचत कहा जाता है। जिसे कहा जाता, क्या कहा जाता है, समूहन बचत कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि समूहन बचत किसे कहते हैं, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि कई बार नगरों के द्वारा जो बैंकिंग है, बाजार है, परिवहन है, श्रमिक है, वित्तीय सहायता है, बीमा है, ये सेवाएं दी जाती हैं, और इन सेवाओं से लाभान्वित कई उद्योग नगरों के आसपास ही क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, अवस्थित हो जाते हैं। तो इनको हम समूहन बचत कहते हैं। और ऐसे स्थान फिर धीरे धीरे एक औद्योगिक समूहन, एक औद्योगिक क्षेत्र का क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं, जो जिसको अपन इंडस्ट्रीज एरिया बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत के कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली है। इसके बाद में आज, पहले तो ये महानगरों में औद्योगिक क्षेत्र होते थे, आज ये औद्योगिक क्षेत्र गाँव की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आप अपने आसपास में देख सकते हो, भिवानी है, नीमराना है, मानेसर है, इसका लाट क्षेत्र में भीलोट के आसपास का एरिया है, इधर सावरा के आसपास में इंडस्ट्रीज एरिया स्थापित हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये आज औद्योगिक क्षेत्र है जो स्वतंत्रता से पहले की अगर अपन बात करते हैं तो देश की आज़ादी से पहले जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो महानगरों में ही थे। जैसे मुंबई की बात करें, कोलकाता की बात करें, चेन्नई की बात करें,
लेकिन देखिए आज परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरकर जो ग्रामीण कृषि पृष्ठभूमि से घिरे में वहां भी उद्योग धंधों की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। और ये आप पढ़ चुके हो कि किसी भी उद्योग की अवस्थिति है उसका निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है, और सरकारी नीतियां निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो देखिए तो हम ये भी लिख सकते हैं, आप एक बार उतार लीजिए इसको। फिर इसके बाद में उद्योग और बाजार का जो संबंध है वो भी हम पढ़ेंगे। उतार लिया आपने। इसके बाद देखिए यहाँ अलग से थोड़ा सा टॉपिक करा देता हूं मैं, उद्योगों की आदर्श अवस्थिति। देखिए उद्योगों की आदर्श अवस्थिति वो चीजें उसी टॉपिक में आप जोड़ देना। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति कौन कौन सी है, देखिए तो हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग की कोई भी उद्योग हो, किसी भी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण कि किसी भी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से, उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से किसी भी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। ये देखिए तो किसी भी उद्योग की स्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है, ये ध्यान रखना। तो उद्योग की जो आदर्श अवस्थिति की अपन बात कर रहे हैं, तो किसी भी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से क्या होता है, निर्धारित होता है। और देखिए इसको सरकारी नीतियां निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी प्रभावित करती हैं। देखिए उद्योगों को की अवस्थिति को सरकारी नीतियां निपुण श्रमिकों की उपलब्धता
उपलब्धता भी प्रभावित करती है, भी प्रभावित करती है। देखिए, तो उद्योगों की जो आदर्श जो अवस्थिति है, इसको उद्योगों की अवस्थिति को सरकारी नीतियां, कई बार गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो नियम और कानून है, नीतियां हैं, जिनको औद्योगिक नीति बोलते हैं, निपुण श्रमिकों की, जो दक्ष श्रमिक होते हैं, निपुण होते हैं, उनकी उपलब्धता भी इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। और उद्योगों की जो आदर्श अवस्थिति है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, इसको हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, तो पहला है उसी स्थान पर कच्चा माल उसी स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उसी स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत। इधर हम देख सकते हैं उस स्थान की उत्पादन की लागत, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, उसी स्थान पर उत्पादन की लागत। इसके बाद आप देख सकते हो कि उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, उसी स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय और उस उद्योग की स्थापना का निर्णय और उत्पादन के वितरण की लागत, उत्पादन के वितरण की लागत। तो देखिए, तो किसी भी उद्योग की आदर्श अवस्थिति के लिए इन चीजों का होना क्या है, आवश्यक है। तो उद्योगों की जो आदर्श जो अवस्थिति है, तो किसी भी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से क्या होता है, निर्धारित होता है। उद्योगों की अवस्थिति को सरकारी नीतियां, निपुण जो श्रमिकों की जो उपलब्धता होती है, वो भी प्रभावित करती है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। क्या क्या चीजें हैं कि उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कितनी है, उस स्थान पर उत्पादन की लागत कितनी है, किसी भी चीज का प्रोडक्ट करने की, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय है, उत्पादन के वितरण की लागत है। ये सभी चीजें किसी भी उद्योग की आदर्श अवस्थिति को क्या करते हैं, वो लोग प्रभावित करते हैं। एक बार आप इसको उतार लीजिए। फिर उद्योग और बाजार का जो संबंध है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बार फटाफट इसको उतार लीजिए आप। और एक आप वीडियो को रेगुलर देखा करो। अब नोट्स और आपका शायद कोई चीज नहीं छोड़ी जा रही है, हर चीज आपको लिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। फिर जब विद्यालय चले गए तब मत कहना कि आपने हमारे को नोट्स वगैरह नहीं लिखाया। तो जो भी बोर्ड पर उतारा जाता है, ये बोला जाता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसको आप उतार लीजिए, ताकि आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का लगभग पूरा ही है। 1-2 अध्याय और बच्चे हैं, वो करवा देंगे 2-4 दिन में। तो आप रेगुलरिटी बनाए रखें, नियमितता बनाए रखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जब भी आपको टाइम मिलता है तो वीडियो अपलोड है, ये तो आपको जब भी टाइम मिले तभी आप इनको पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम। एक बार आप इसको उतारो। तो
उद्योग की आदर्श अवस्थिति, डायग्राम उतार लेना। इसके बाद देखिए उद्योग और बाजार में क्या संबंध होते हैं। फटाफट उतारो इसको। इसके बाद देखिए उद्योग और बाजार में संबंध। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि भाई उद्योग और बाजार में क्या संबंध है। तो हम लिख सकते हैं देखिए कि उद्योग और बाजार एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है। देखिए कि उद्योग और बाजार एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। और बात सही भी है कि उद्योग और बाजार में जो संबंध है वो घनिष्ठ है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। अब देखिए बाजार है लेकिन बाजार में बेचने के लिए आपके पास में कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर बाजार का क्या महत्व है। सही बात है ना। उद्योग धंधे हैं, आपके पास में वस्तु है और वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार ही उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्योग और बाजार एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। उद्योग है तो बाजार है, बाजार है तो उद्योग है, और एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। और उद्योग और बाजार को जो हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले ये जो सबसे पहले देखिए निवेश किया जाता है। क्या किया जाता है, सबसे पहले निवेश, जिसको हम पूंजी निवेश बोल सकते हैं। सबसे पहले किया जाता है निवेश, जिसमें देखिए क्या क्या चीजें आ गई, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, जो उद्योग धंधा लगाने वाला जो व्यवसायी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद परिवहन चाहिए, परिवहन। इसके बाद देखिए परिवहन के बाद देखिए कारखाना, कारखाने के बाद है तैयार माल, उत्पाद बोलते हैं। या हम उत्पाद कह सकते हैं। इसके बाद देखिए परिवहन, परिवहन हो गया। इसके बाद में बाजार, और ये चीजें हम कह सकते हैं। देखिए ये जो दोनों हैं पूंजी प्रभावित करेंगे तरीके से। तो उद्योग और बाजार में संबंध देखिए कि उद्योग और बाजार एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। एक के बिना क्या हैं, अधूरे हैं।
अभी मैंने बताया ना आपको, कुल मिलाकर बात यही है। देखिए निवेश है, भूमि पूंजी है, पूंजी से निवेश करेगा, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये सब चीजें आएंगी। इसके बाद देखिए इन सब के पास परिवहन के साधन जो कच्चा माल लाने और ले जाने में किए जाते हैं। फिर कारखानों की स्थापना है, कारखानों में तैयार माल क्या होता है, उत्पादित होता है। फिर परिवहन के साधनों के द्वारा वो माल कहाँ भेजा जाता है, बाजार में, और फिर बाजार से डायरेक्ट किसके पास पहुंचता है, किसी भी उपभोक्ता के पास पहुंचता है। तो उद्योग और बाजार का जो संबंध है हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक बार आप इसको भी उतार दीजिए। उतारो फटाफट इसको। उद्योग और बाजार में संबंध। उतार लिया। अब देखिए बेटे कि हम पढ़ेंगे अब उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण। या हम कह सकते हैं उद्योगों के प्रकार। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई उद्योग धंधों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था, ये आप पढ़ चुके हो। इसके बाद में उद्योगों की जो अवस्थिति थी, इसके बारे में कहाँ उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है वो आप पढ़ चुके हो। आदर्श अवस्थिति क्या है उद्योगों की पढ़ चुके, उद्योग बाजार में क्या संबंध है। अब पढ़ेंगे अपन उद्योगों के प्रकार या उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि आप अपने घर के अंदर रोजमर्रा की जो जिंदगी है, रोजाना की जो जिंदगी है, उसमें आप विभिन्न प्रकार के उत्पादों का आप प्रयोग करते हैं नहीं करते। जैसे देखिए ट्रांजिस्टर है, बिजली का बल्ब है, वनस्पति तेल है, सीमेंट है, स्कूटर है और अन्य परिवहन के साधन हैं। इसके अलावा पेट्रोल है, माचिस है, स्कूटर है, वाहन है, दवाइयाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, पहनने के कपड़े हैं, जूते हैं और भी कई लोहे के आइटम हैं। इन सब चीज़ों को आप देखते हो या इन सब चीज़ों का आप क्या करते हो, प्रयोग करते हो। तो आप देखे होंगे कि इन्हीं आधारों पर जो ये उत्पाद होते हैं, ये उत्पाद कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से उद्योगों में, किस प्रकार के उद्योगों में इनका उत्पादन क्या होता है, शुरू होता है। तो आप अपने घरेलू चीज़ों में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उद्योगों का वर्गीकरण, तो एक बार आप ये पढ़ने के बाद में कि कौन से क्या उद्योग हैं, तो आप अपने घरेलू जो सामान की जो सूचियाँ हैं, उत्पाद हैं, उनकी एक सूची बनाइए और बताइए कि ये कौन से उद्योगों में इसका उत्पादन होता है, ये किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत ये आती है। तो देखिए यहीं से हम शुरुआत करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण देखिए निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए उद्योगों का जो वर्गीकरण है, पहले नंबर पर हम करते हैं कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का प्रकार, या कच्चे माल के आधार पर तो देखिए उद्योगों
प्रकार है, जो पहला प्रकार आ रहा है, तो कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। इसके आधार पर बोलो, कच्चे माल के आधार पर। और इसमें जो पहला है कृषि पर आधारित उद्योग। इस पर आधारित है, कृषि आधारित। तो देखिए, तो हम उद्योगों का जो वर्गीकरण है, ये आप पढ़ रहे हो, उद्योगों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले उद्योगों का जो वर्गीकरण हम कच्चे माल के आधार पर करेंगे। तो कच्चे माल के आधार पर इसके दो प्रकार हो गए। पहला है कृषि पर आधारित उद्योग, है ना, जिन उद्योगों को कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। और कुछ खनिज आधारित उद्योग हैं, जो कच्चा माल के रूप में जो खनिजों का उपयोग किया जाता है, तो उसको हम खनिज पर आधारित बोलेंगे। तो कच्चे माल के आधार पर दो प्रकार होंगे, कृषि पर आधारित और खनिज पर आधारित। अब देखिए, कृषि पर आधारित कौन कौन से हैं, जैसे देखिए सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन है, रेशम वस्त्र है, रेशम वस्त्र। इसके अलावा रबड़, चीनी, जूट। इसके बाद देखिए चाय, कॉफी, कागज व वनस्पति तेल उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग आदि उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, इस कारण इन्हें कृषि पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। कृषि पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है, उद्योग भी कहा जाता है। अब देखिए बेटे, तो हम उद्योगों का जो वर्गीकरण था, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे कि उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांट दिया। तो पहला कौन सा है, कृषि पर आधारित, और दूसरा भी मैंने बताया आपको कौन सा है, खनिज पर आधारित है। तो कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग है। तो आप जानते हो सूती वस्त्र उद्योग है, इसके लिए जो कच्चा माल है वो कपास चाहिए। क्या चाहिए, कपास। और कपास कहाँ से प्राप्त होती है, कृषि से प्राप्त होती है। इसके बाद में ऊनी वस्त्र उद्योग है, तो कृषि और उसके सहायक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। सर्दियों में आप जो भी ऊनी वस्त्र पहनते हो, टॉप है, स्वेटर है, कोट है और अन्य चीजें हैं, ये सब चीजें किससे प्राप्त होती हैं, कृषि से और उसके सहायक क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। कृषि वाले पाठ में आपने पढ़ा होगा कृषि और उसका जो सहायक क्षेत्र है पशुपालन है, साथ साथ चलता है। तो ऊन किससे प्राप्त होती है, पशुओं से तो प्राप्त होती नहीं होती, भेड़ से प्राप्त होती है, खरगोश से प्राप्त होती है, इसके अलावा ऊँट से प्राप्त होती है। तो देखिए, तो जो सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है,
ये भी कृषि पर क्या है, आधारित है। इसके बाद देखिए पटसन उद्योग। तो पटसन का मतलब एक प्रकार का रेशा आता है, पेड़ आता है पटसन का, जिसको अपन सन बोलते हैं, और खरीफ के मौसम में बोया जाता है, और फिर इसके तने को क्या कर दिया जाता है, पानी के अंदर क्या कर दिया जाता है, गला दिया जाता है। फिर इसके रेशे को क्या कर दिया जाता है, उखा लिया जाता है, और फिर उससे विभिन्न प्रकार की जो दरियां हैं, चटाइयां हैं, कई प्रकार के उपकरण क्या किए जाते हैं, इससे बनाए जाते हैं। इसके बाद में रेशम वस्त्र उद्योग है। जो रेशम के जो वस्त्र आते हैं, ये उद्योग भी किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। और रेशम, तो मैंने बताया आपको कि जो रेशम है एक प्राकृतिक रेशा है, तो प्राकृतिक रेशा शुद्ध है, सॉरी प्राकृतिक रेशा है, जो कौन सा है, रेशम है। इसके अलावा कपास है, इसके अलावा जूट है, ये कैसे हैं, प्राकृतिक रेशे है। पटसन है तो रेशम है, जो किससे प्राप्त होता है, रेशम, तो इसका जवाब हो गया रेशम कीटों से, रेशम कीटों से प्राप्त होता है। और जो ये रेशम के जो कीटों हैं, ये शहतूत के पेड़ पर क्या किए जाते हैं, पाले जाते हैं। किसके पेड़ पर, शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। जो ये कीड़ा होता है जिसको रेशम कीट बोलते हैं, और उसकी लार से ये क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये भी कृषि पर आधारित है। इसके बाद देखिए रबड़ उद्योग है। रबर से विभिन्न प्रकार के उपकरण बनते हैं, आप जानते हो, आसपास में भी आपके घर में भी कई प्रकार के उपकरण रबर से बने होंगे। आज रबर का प्रयोग मोटर वाहनों में किया जाता है, सजावटी सामानों में किया जाता है, और भी कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो रबड़ उद्योग भी किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। इसके बाद में आपने द्वितीय क्षेत्र में मैंने पढ़ाया था आपको चीनी उद्योग है। जैसे चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग की स्थापना के लिए जो कच्चा माल है वो क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। तो ये भी किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। जूट है, जूट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। पढ़े थे नहीं पढ़े थे कृषि वाले पाठ में कि जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। और भारत के अंदर जो पहला जो जूट कारखाना है वो 1855 में 1855 में बंगाल के अंदर क्या किया गया, बोलो, स्थापित किया गया। तो ये देख लेना, ये 2 क्वेश्चन का जवाब देना आप मेरे को कि भारत की जो पहली सूती वस्त्र मिल या भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया। तो एक तो आपको ये बताना है, तो भारत का जो पहला सूती वस्त्र कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो ये बताना है। तो ये 1954 में, और ये 1955 में। इसके बाद देखिए इसी में ही जो आगे है चाय है। चाय और कॉफी ये दोनों पेय पदार्थ हैं जिनका हम पीने में उपयोग किया जाता है। चाय और कॉफी इनसे आधारित जो उद्योग है वो भी किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। इसके बाद में कागज उद्योग है। कागज का प्रयोग आप जानते हो, छापे खाने में, मुद्रण सामग्री में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और कागज पेड़ों की छालों से, और जो गन्ना होता है, गन्ने की जो लुगदी होती है उससे प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में देखिए वनस्पति तेल उद्योग है। जितना भी आप वनस्पति तेल देखते हो, जिसको अपन डालडा बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वनस्पति जो तेल होता है वो भी किससे प्राप्त किया जाता है, कृषि पर आधारित क्या होते हैं, उद्योग होते हैं। इसके बाद में देखिए आदि उद्योगों को कच्चा माल कृषि से क्या होता है, प्राप्त होता है। इस कारण इन्हें कृषि पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कच्चे माल के आधार पर 2 प्रकार हो गए, कृषि पर आधारित और दूसरा कौन सा है, खनिज पर आधारित है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कृषि पर आधारित हो गया। इसके बाद में इसका जो दूसरा रूप है वो लिखेंगे अपन खनिज पर आधारित, खनिज पर आधारित उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग, तो देखिए खनिज पर कौन कौन से उद्योग आधारित हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है। ये आधा अप्लाई करने का एल्यूमिनियम उद्योग है।
इसके बाद में और आता है इसमें जैसे मशीन है, मशीनी उद्योग, मशीनी उद्योग के बाद में है जैसे औजार तथा पेट्रोल रसायन उद्योग, औजार तथा पेट्रोल रसायन उद्योग, खनिज पर आधारित, खनिज पर आधारित उद्योग है। खनिज पर आधारित क्या है? उद्योग है। तो देखिए, तो इस प्रकार कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया, कृषि पर आधारित और खनिज पर आधारित। अब हम पढ़ रहे हैं खनिज पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो जो लोहा इस्पात उद्योग है, इस पर आधारित है खनिज पर। तो लोहा खनिज है कि नहीं है? आपने खनिज वाले पाठ से पढ़े कौन कौन से खनिज है। एल्यूमिनियम उद्योग है। इसके बाद में विभिन्न प्रकार की जो मशीनें बनती हैं वो उद्योग है। विभिन्न प्रकार के औजार बनाने से संबंधित उद्योग है। पेट्रोल रसायन उद्योग है। ये सभी उद्योग हैं, ये खनिज पर क्या है? आधारित है। इस कारण इनको जो कच्चा माल होता है वो खनिज से प्राप्त होता है। इस कारण इन उद्योगों पर खनिज पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, जो उद्योगों का जो वर्गीकरण है, जो उद्योगों का प्रकार है, तो पहला प्रकार आ गया आपका कौन सा? कच्चे माल का आधार। ध्यान रखिएगा, कच्चे माल के आधार पर दो प्रकार के होंगे, कृषि पर आधारित और खनिज पर आधारित। कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हो गए? सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग, कागज उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग। ये सभी उद्योगों को जो कच्चा माल है वो कृषि से क्या होता है? प्राप्त होता है। इस कारण इन उद्योगों को कृषि पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, खनिज पर आधारित जो उद्योग हैं वो कौन कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, मशीनी उद्योग है, विभिन्न प्रकार के औजार बनाने संबंधित उद्योग हैं, पेट्रोल रसायन उद्योग है। इन सब उद्योगों को जो कच्चा माल है वो खनिजों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? खनिजों से। खनिज नहीं होती उद्योग नहीं चलेंगे। तो खनिजों से प्राप्त होता है। इस कारण इन उद्योगों को खनिज पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। केवल प्रश्न आ जाता है कि कृषि पर आधारित कोई 3 उद्योगों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं इनमें से कोई भी, या खनिज पर आधारित कोई 4 उद्योगों के नाम बताइए तो आप बता सकते हो। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसमें से। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा बताएं, तो आपको जो समस्या समाधान है वो जरूर किया जाएगा। और इनको एक बार आप उतार लीजिए। कच्चे माल के आधार पर, कृषि पर आधारित, खनिज पर आधारित 2 प्रकार के हो गए। उतारो इसको फटाफट। उतारो इसको। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो पहले नंबर पर आ रहा है कच्चे माल के आधार पर कृषि पर आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, जूट, चाय, कॉफी, कागज और वनस्पति तेल उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं। खनिज पर आधारित उद्योग लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, मशीनी उद्योग, औजार बनाने से संबंधित कारखाने हैं, पेट्रोल रसायन उद्योग है, आदि उद्योग खनिज पर क्या है? आधारित है। तो आप उतार लीजिए इनको।
और वीडियो को है ना शुरू से और लास्ट तक देखें। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हैं वो आपको उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।